हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ईवीएस का है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपका सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है और आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन ईवीएस का क्या बोलता है वो हम समझेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है द एडिबल पार्ट ऑफ टेपियोका प्लांट इज डैश एंड दिस इज grown evidently in dash A and B respectively are। अब यहाँ पर जो A है ना, यहाँ पे ब्लैंक दिया है और B ये भी ब्लैंक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा एडिबल प्लांट, टेपियोका प्लांट के बारे में हमने पढ़ा है कि टेपियोका प्लांट कहाँ होता है, केरला में होता है, और केरला के लोग टेपियोका प्लांट के पार्ट को खाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली ये बताना है कि कौन सा एडिबल पार्ट जो होता है टेपियोका प्लांट का और कहाँ के लोग खाते हैं। यानी बी में आपको ये बताना है कि कहाँ के लोग खाते हैं, और ए वाला जो यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट है जो कि वहाँ के लोग खाते हैं। तो सबसे पहले टेपियोका प्लांट का हम कौन से पार्ट को खाते हैं, तो आप याद रखिएगा टेपियोका प्लांट के हम रूट को खाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टेपियोका प्लांट के हम किसको खाते हैं, रूट को खाते हैं। और टेपियोका प्लांट किस स्टेट से रिलेटेड है, केरला से है। ये पढ़ाया हुआ है आप प्रीवियस वीडियो को आप जाकर देखना, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। सारे कंटेंट, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। तो आप पढ़ के आओगे तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा कि एडिबल पार्ट ऑफ टेपियोका प्लांट इज रूट एंड दिस इज ग्रोन एविडेंटली इन केरला। तो ए और बी क्या हो गया, रूट, एंड बी हो गया केरला, है ना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए टेपियोका प्लांट कैसा होता है। देखने में ऐसा होता है टेपियोका प्लांट, और ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ये रूट है ना। इस रूट को हम क्या करते हैं, बॉयल करके खाते हैं। ये एनसीईआरटी में बताया गया, एनसीईआरटी ईवीएस में बताया है कि बॉयल टेपियोका को लोग, केरला के लोग खाते हैं। तो ये है ये रूट पार्ट जिसको बॉयल करके लोग खाते हैं। जैसे हम स्वीट पोटैटो खाते हैं ना, उसी टाइप का ये टेपियोका होता है जो कि केरला में पाया जाता है, और इसके रूट को हम खाते हैं, यानी केरला के लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ ए कॉज एनीमिया एंड डैश आर द रिच सोर्स ऑफ ए। यानी आपको बताना है कि कौन किसकी डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। सिंपली ये है, आप ए और बी पर कंफ्यूज मत कीजिए, आप ए और बी को इग्नोर कीजिए। ठीक है, ए और बी और ये सी दिया है, इसको आप सिंपली इग्नोर कीजिए, और आपको ये बताना है कि डिफिशियंसी ऑफ डैश यानी किस चीज़ की कमी से एनीमिया नाम की डिजीज होती है, और क्या क्या खाने से आपको रिच सोर्स मिलेगा ए। यानी ए क्या है, सबसे पहले ए क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, तो आयरन किस में है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों में है। ठीक है, तो क्या मिल्क में आयरन होता है, नहीं होता है, और एग में नहीं, ये नहीं होगा, मिल्क में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, आयरन, तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, यानी आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, यानी आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ये हो गया। तो आपका आयरन वाले ऑप्शन पे यानी कैल्शियम वाले ऑप्शन को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कैल्शियम दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि रिच सोर्स ऑफ आयरन। अब हमें पता ए क्या है, आयरन है। यहाँ पे जो ए बोल रहा था ना, ए हमारा आप क्या मिल गया, आयरन मिल गया। ठीक है, तो रिच सोर्स ऑफ आयरन यानी कौन से फूड पार्ट में या किस पार्ट में हमको या क्या खाने से हमें आयरन मिलता है। तो स्पिनच यानी साग खाएंगे, और डेट्स का मतलब होता है खजूर, आप खाते हो ना, तो खजूर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन से एनीमिया होता है। और क्या रिच सोर्स ऑफ आयरन क्या है, स्पिनच यानी साग, और डेट्स, और आंवला भी होता है, और जैगरी भी होता है। जैगरी यानी गुड़, आंवला आप समझ ही रहे हो, तो वो भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अंजलि ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू तिरुवन
दनापुरम, सॉरी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, इन ट्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल शी बी क्रॉसिंग ड्यूरिंग हर ट्रेन जर्नी। यानी अंजलि कहाँ जा रही है? दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जा रही है। तिरुवनंतपुरम क्या है? तिरुवनंतपुरम कहाँ की है? अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का कैपिटल है तो वो केरला का कैपिटल है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सबसे पहले मैप का नॉलेज होना चाहिए, मैप की जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, एक रफली एक इंडिया का ड्रॉ करोगे मैप, तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आपका दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है ना, और यहाँ से वो कहाँ जा रही है? यहाँ पर ये इस वाले पार्ट पर केरला के पास वो कहीं जा रही है। एक बार और ड्रॉ करके देखते हैं इंडिया का मैप। इस तरह का कुछ हमारा इंडिया का मैप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंजलि कहाँ जा रही है? दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जा रही है। यानी दिल्ली आपका कैपिटल ऑफ इंडिया, वो हमारे देश की राजधानी है, और यहाँ पे आपका केरला पड़ता है, तो वहाँ वो जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल शी बी क्रॉसिंग ड्यूरिंग हर ट्रेन जर्नी। अब देखिए, यहाँ से आप यहाँ जा रही है तो ट्रेन कुछ इस तरह से जाएगी, ये वाला रूट पकड़ते हुए जाएगी ट्रेन, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कौन कौन से रिवर इसको मिलेंगे जब ये ट्रेन जर्नी से अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगी। तो सबसे पहले नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ठीक है, ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन है यमुना, दामोदर, कृष्णा। तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, और चौथा ऑप्शन है यमुना, महानदी और गोदावरी। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन टेक्निक? आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए गंगा, गंगा कहाँ बहती है? यहाँ उत्तर भारत में बहती है, तो गंगा वाले ऑप्शन को आप कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यमुना, दामोदर और कृष्णा। दामोदर कहाँ है? दामोदर कहाँ पे बहती है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहती है, इसीलिए तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी हम दामोदर को बोलते हैं, तो ये भी कट गया। नर्मदा, कृष्णा एंड गोदावरी, यमुना, महानदी और गोदावरी। अब महानदी कहाँ बहती है? महानदी को भी अक्रॉस करती है, यहाँ पे उड़ीसा वाले पार्ट में बहती है। तो ये तीन ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए, तो आपको आपका आंसर मिल गया, यानी नर्मदा, कृष्णा एंड गोदावरी। आपको ये तीन रिवर को क्रॉस करते हुए दिल्ली से तिरुवनंतपुरम वो पहुंचेगी, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर आप इसको मध्य प्रदेश में उसको नर्मदा मिलेगी, उसके बाद उसको गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र में, और यहाँ पे नीचे उसको कृष्णा नदी मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट में बहती है, तो आप इजिली और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए किसी भी स्टेट का, ठीक है। तो आपको मैप वाले क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्रो make nest on a tree using a piece of wood, but dash which does not make it own nest lays egg in the crow nest। एक्स को क्या है? यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रो जो है वो ट्री के बहुत ही ऊंचे वाले पार्ट पर वुड से बना हुआ, यानी लकड़ी से बना हुआ नेस्ट बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। लेकिन कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वो अपना एग कहाँ ले करती है? क्रो के नेस्ट में, है ना। तो वो कौन सी पक्षी है? मैंने पढ़ाया है, वो कोयल है। कोयल बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही क्लेवर बर्ड माना जाए तो कोयल है। वो क्या करती है? अपना नेस्ट नहीं बनाती है और अपने अंडे कहाँ देती है? क्रो के नेस्ट में, और क्रो अपना अंडा समझ के उसका पालन पोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है in X district of X, ether, rose water and केवरा वाटर आर प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। एक्स एंड वाई क्या है? यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन सा स्टेट, आपको ये बताना है। किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको रोज वाटर मिलेगा, इत्र मिलेगा और केवड़ा मिलेगा। केवड़ा वाटर तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो मधुबनी में, तो हम मधुबनी पेंटिंग की, वो तो बिहार में है।
वर्ली, वर्ली पेंटिंग फेमस है वर्ली की, है ना। और सोलन का भी नहीं पढ़ा है। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे कन्नौज होगा और यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमें वो फेमस है किसके लिए, इत्तर के लिए और रोज वाटर के लिए और केवरा वाटर के लिए। यानी यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल एग्जामिनेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 हमसे। ठीक है, A boiled egg put into a mug of water sink. Where is it float when it put into the salt water? यानी क्या बोल रहा है कि बॉइल्ड एग को जब हम मग में डालते हैं, मग ऑफ वाटर में डालते हैं, तो वो सिंक कर जाता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। लेकिन जब हम साल्ट वाटर में डालते हैं तो वो तैरने लगता है। ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ एग इंक्रीज ऑन बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग से डेंसिटी ऑफ एग, डेंसिटी एग की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है बॉइलिंग से। तो यहाँ पे बॉइल्ड एग, तो यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों कंडीशन में हम बॉइल्ड एग का ही बात कर रहे हैं, तो ये तो इससे कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या होगा, देखिए बात है कि डेंसिटी बढ़ती तो जरूर है, आप एग को बॉयल करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये भी सही है ऑप्शन और ये भी सही है, लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं मिल रहा है ना, यानी दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए नहीं कि आपने एग की डेंसिटी बढ़ा दी बॉईल करके, तो इसलिए वो मग में फ्लोट कर रहा है, मग वाटर में, और साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है और मग वाटर में सिंक कर रहा है, यानी एक में बैठ जा रहा है नीचे जाकर और एक में तैरने लग रहा है। ये बॉइलिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वही ऑप्शन सही होगा जिसमें दोनों सही है। तो देखो बोथ आर करेक्ट, ये दोनों में है, लेकिन हमें क्या देखना, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं है। Why is the community important for the teaching learning in EVS at primary level? देखिए, कम्युनिटी मेंबर को शामिल करने की बात EVS में की जाती है, EVS पेडागोजी में बात की जाती है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर आप किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो तो क्लासरूम में किसको लेके आना है, डॉक्टर को लेके आना है, और वो डॉक्टर डिस्क्राइब करेगा बच्चों से कि हाँ भाई इस तरह की डिजीज़ होती है, ये प्रिकॉशन लेना है, हमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो बताएगा। अगर आप किसी प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप किसी गार्डनर को लेकर आओ, है ना, तो वो उसके बारे में बताएगा, फायदे नुकसान, उसको कैसे आपको ग्रो करना है, कौन कौन से खाद को यूज़ करना है। तो इस तरह से कम्युनिटी मेंबर को इंक्लूड किया जाता है EVS टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और प्राइमरी लेवल में ये बताया गया है, NCF में भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिटी मेंबर को क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम शामिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम देखेंगे, इट इज़ एन ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज, ईजिली अवेलेबल होता है इसलिए, यानी जल्दी मिल जाता है इसलिए करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इट कंप्राइज वाइज एंड एल्डर पीपल, हम उन्हीं को, इससे वो क्या बहुत एक्सपीरियंस होते हैं इसलिए बुलाते हैं हम वाइज एंड एल्डरली पीपल। ठीक है, इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, बिल्कुल सही है। देखिए, आप किसी भी रियल पर्सन को लेकर आएंगे, वो उसके बारे में बताएगा, है ना, तो वो आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे किसी भी टीचिंग को रियल सेटिंग से, यानी रियल लाइफ वर्ल्ड से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। इट डज नॉट नीड एनी फंड फॉर एक्सपेंडिचर, ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। What do we call the folder in which student put their worksheet, observation report and other material collected during a term? यानी during a term की बात कर दिया है ना, during a term, तो यहाँ पे वो कौन सा फोल्डर होता है। तो देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, टर्म के टाइम में नहीं होता, पूरे होल ईयर का होता है, और उसमें बच्चे का प्रीवियस जो वर्क होता है उसको लेते हैं, स्ट्रेंथ लेते हैं, वीकनेस लेते हैं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का कैसा हुआ वो होता है पोर्टफोलियो में। लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है उसमें बच्चे के लिए एक वर्कशीट तैयार की जाती है, उसमें ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट होता है और कुछ मटेरियल होते हैं, वो किस में होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होता है, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
पोर्टफोलियो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो होल ईयर का होता है और ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव कोस्ट लाइन ऑन बे ऑफ बंगाल? अब फिर से आपको यहाँ पे मैप का नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की बात हो रही है जो कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट लाइन में आते हैं। कोस्ट लाइन यानी समुद्र किनारे के, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के बारे में बात हो रही है। कोस्ट लाइन यानी जो समुद्र का किनारा, बहुत सारे स्टेट जो होते हैं वो कोस्ट लाइन यानी समुद्र से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले फिर से आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके देखिएगा, मैप ड्रॉ करना है आपको और आप देखिए कि कौन कौन से स्टेट कोस्ट लाइन यानी बे ऑफ बंगाल वाले लाइन को शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट और कौन सा यूनियन टेरिटरी कहाँ आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और ये है अरेबियन सी, ये आपको पता हो गया। तो आपको यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला, महाराष्ट्र कहाँ आता है? यहाँ आता है, तो बे ऑफ बंगाल में तो आएगा नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए और हटाते जाइए। उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है और आंध्र प्रदेश यहाँ है। हमें हमारा आंसर मिल गया कि बे ऑफ बंगाल का में कोस्ट लाइन कौन शेयर करता है? यही शेयर करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। फिर भी हम और ऑप्शन को चेक करेंगे। पौंडीचेरी, कर्नाटक और गोवा, पौंडीचेरी यहाँ पर कहीं पड़ता है, गोवा यहाँ पड़ता है, तो गोवा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। कर्नाटक भी इसी साइड पड़ता है। दमन, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना, तेलंगाना कोई भी कोस्ट लाइन शेयर नहीं करता है। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ था तब आ सकता था, तेलंगाना नहीं करता है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ राज्य है ये, ठीक है, तो नहीं होगा। आपको ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी ऐसा कॉमन एलिमेंट आपको बताना है जो कि कार्बोहाइड्रेट में भी मिलता है और प्रोटीन में भी मिलता है। तो कौन कौन सा होगा? क्या क्लोरीन होता है? क्लोरीन नहीं होता है। नाइट्रोजन नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा। वो कौन सा कॉमन एनिमल है? वो कार्बन है। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन कौन कौन से एलिमेंट से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप बताओ कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो गए? यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाए तो देखिए ये 3 कॉमन एलिमेंट दोनों शेयर करते हैं और नाइट्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कार्बन ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कार्बन करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन में होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहता तब भी आप करेक्ट आंसर डाल सकते थे। There is a species A of plant that grow in a huge number but it is found only in B part of India in the whole world. Which types of species it? यानी एक ऐसी स्पेसीज जो कि एक ऐसे पार्ट में एक प्लांट की स्पेसीज है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना, और दूसरे पार्ट में वो नहीं पाई जाती है। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? जब कोई प्लांट या कोई जानवर किसी स्पेसिफिक पार्ट या किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही होते हैं और कुछ ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एंडेमिक, है ना। एंडेमिक प्लांट, एंडेमिक एनिमल, ठीक है ना। तो इसको जब कोई भी एक स्पेसीज है, कोई भी एक जनजाति है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है और किसी दूसरे पार्ट में नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। One of the common method to prevent mosquito breeding in rainy season is to put kerosene on a stagnant water. Stagnant water का मतलब होता है रुका हुआ पानी, है ना। This reason for this, यानी एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम मॉस्किटो के ब्रीडिंग को रोकते हैं, यानी उनकी जो ब्रीडिंग यानी मॉस्किटो की संख्या को रोकते हैं, उनके ग्रोथ को रोकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम थमे हुए पानी यानी जमे हुए पानी में हम क्या करते हैं? हम केरोसिन ऑयल डालते हैं, जिससे क्या हो कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाए, मॉस्किटो का ग्रोथ रुक जाए, है ना, बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? बरसात में, रेनी सीजन में क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल यानी
केरोसिन ऑयल को हम डाल देते हैं, है ना। तो आखिर व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, केरोसिन ऑयल डालने से होता क्या है, यही यहाँ पे पूछा है ना। वन ऑफ द कॉमन मेथड टू प्रिवेंट द मॉस्किटो ब्रीडिंग इन रेनी सीजन इज टू पुट केरोसिन ऑन द स्टेगनेंट वाटर, यानी थमा हुआ रुका हुआ पानी को स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, केरोसिन कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मॉस्किटो। एग्जैक्टली यही सही आंसर होगा कि केरोसिन ऑयल क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है, कट कर देता है, जिससे मॉस्किटो की ब्रीडिंग क्या होती है, रुक जाती है और मॉस्किटो का ग्रोथ नहीं होता और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे सही होगा। मॉस्किटो आर टैप्ड इन ए केरोसिन, ये गलत है। केरोसिन कंटेन सब्सटेंस, देखिए एक बात आप यह ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन पूरे पढ़िएगा, है ना। हो सकता है कि इससे बेटर ऑप्शन कोई और मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सही मिल गया तो आप उसको टिक लगाकर आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। एक बार ऑप्शन चेक जरूर कीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। केरोसिन कंटेन सब्सटेंस विच किल मॉस्किटो, ये भी नहीं होगा। द स्मेल ऑफ केरोसिन रिपेल द मॉस्किटो, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इन अ विलेज इन इंडिया हाउस आर मेड अप ऑफ ए थिक वॉल एंड आर प्लास्टर्ड with mud. The roof of the house are made of thorny bushes. The village are likely to be in a, यानी इंडिया के विलेज में, यानी भारत के गांव में वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ की हाउस जो है, हाउस की जो वॉल होती है वो थिक होती है, और हाउस की वॉल को कैसे प्लास्टर किया जाता है, मड से, यानी मिट्टी से प्लास्टर किया जाता है ना। और रूफ कैसे बनाते हैं, यानी छत कैसे बनाते हैं, थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी यानी कांटेदार झाड़ियों से। तो सबसे पहले देखना है कि कांटेदार प्लांट मिलते कहाँ हैं, तो डिजर्ट एरिया में कांटेदार प्लांट आपको मिलेंगे। और प्लास्टर किया जाता है मड से, किस लिए किया जाता है, क्योंकि डिजर्ट एरिया में क्या होता है, हॉट एंड ड्राई वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जिसके कारण गर्म हवा कम से कम अंदर जा सके। तो ये सिंपली किसके बारे में बताया जा रहा है, डिजर्ट एरिया के घरों के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ की वॉल जो होती है थिक होती है, मड से पेस्ट की जाती है, थॉर्नी बुशेस के रूफ होते हैं डिजर्ट। स्नोई रीजन के कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, इस तरह के रूफ होते हैं, ताकि स्नो जो है, इसको स्लैंटिंग रूफ कहते हैं, स्नो जो है वो यहाँ से गिर जाए। हाई रेनफॉल रीजन भी नहीं होता, फॉरेस्ट रीजन इन अ प्लेन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर असर्शन एंड रीजन का आ गया क्वेश्चन। स्वीट पोटैटो इज अ रूट, ये सभी को पता है कि स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट है। इट स्टोर फूड, तो वो स्टोर करता है फूड, ये भी सही है ना। स्वीट पोटैटो रूट है और ये फूड को स्टोर करता है, ये भी सही है, क्योंकि क्या है, स्वीट पोटैटो को हम खाते हैं, तो दोनों सही है। लेकिन असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर है कि असर्शन बोथ आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए रूट है तो इससे ये थोड़ी ना पता चलता कि स्वीट पोटैटो रूट है तो वो स्टोर, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल रूट ही फूड को स्टोर करता है, ऐसा नहीं है। फूड को स्टोर बहुत सारे प्लांट के हम स्टेम को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं, तो ये कहना गलत है कि सिर्फ रूट ही जो है वो उस फूड को स्टोर करता है। तो ये रीजन इसका गलत है, लेकिन ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही है कि स्वीट पोटैटो जो है वो क्या है, रूट है, वो जड़ है और वो फूड को स्टोर करता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रूट को ही, किसी भी प्लांट के रूट को खाते हैं, हर प्लांट के हर पार्ट को हम खा सकते हैं, लेकिन आपको जैसे केले के हम फ्लावर को भी खाते हैं और फ्रूट को खाते हैं, है ना। और बहुत सारा प्लांट है जिसके हम स्टेम को खाते हैं, जैसे आपका अनियन हो गया, अनियन क्या है, स्टेम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से असर्शन एंड रीजन। इन झूम फार्मिंग वीड्स आर कट एंड बर्न्ड इंस्टेड ऑफ पुलिंग आउट, यानी वीड्स यानी खरपतवार की बात हो रही है यहाँ पे, खरपतवार की यहाँ पे बात हो रही है कि जो झूम फार्मिंग होती है वो कहाँ होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं वहाँ पर झूम फार्मिंग का ट्रेडिशन है, जिसको प्रैक्टिस फार्मिंग के नाम से भी हम जानते हैं। झूम फार्मिंग
मिजोरम में होता है, ठीक है ना, हमारे एनसीईआरटी में मिजोरम के बारे में दिया हुआ है। तो वीड क्या होता है, खरपतवार। तो जूम फार्मिंग में ये बताया गया है एनसीईआरटी में कि जो वीड्स होते हैं, खरपतवार हैं, उनको काट दिया जाता है और वो जला दिया जाता है। काटने के बाद उनको जड़ से उखाड़ा नहीं जाता। यहाँ पे पुल्ड आउट का मतलब है जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है। इंस्टीड ऑफ पुल आउट, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि वीड्स आर कट एंड बर्न्ड, वीड्स को काट देते हैं और उसको जला देते हैं। इंस्टीड ऑफ पुल आउट, यानी उनको जड़ से उखाड़ के फेंकते नहीं है, ठीक है। एस मिक्सड विथ सॉइल विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और जलाने के बाद जो राख बनता है, ऐश बनता है, वो सॉइल के साथ यानी मिट्टी के साथ मिलके उसकी फर्टिलिटी को, उसकी उर्वरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हम जलाने का काम क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी की जो है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़े, हैं, मिट्टी बहुत उपजाऊ बने, इसलिए हम वहाँ के खरपतवार को जलाते हैं बजाय कि उसको उखाड़ के फेंकने के, है ना। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, और ये जो है आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, ए का। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही होगा कि यहाँ पे आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि हम लोग क्यों काटते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी बढ़ती है एस जब यानी राख जब सॉइल के साथ मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, फिर से असर्शन एंड रीजन का आ गया। देखिए मैंने असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अर्थवर्म इज रेफर टू एज अ फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, है ना। अर्थवर्म को हम फार्मर का फ्रेंड मानते हैं, यानी जो केचुए होते हैं वो क्या है, फार्मर के यानी किसान के दोस्त माने जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अर्थवर्म डिस्ट्रॉय द वीड्स, क्या अर्थवर्म वीड को डिस्ट्रॉय करता है। अब वीड क्या होते हैं, खरपतवार, इस तरह के प्लांट होते हैं छोटे छोटे जो कि अनवांटेड प्लांट के नाम से जानते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी खेत में हो जाते हैं। तो खेत में उस वीड को क्यों हटाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हमने गेहूं की खेती करी तो उसमें दूसरे प्लांट अगर मान लीजिए ग्रो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो हम पोषक तत्व जो हमें गेहूं को देना है वो क्या करेंगे, मिट्टी के थ्रू ये भी ले लेंगे, और ये जितना इनको चाहिए, मान लीजिए कि 100% पोषक तत्व हमने दिया, ठीक है, तो 100% में से 60% ही इसको मिला गेहूं की खेती को, और ये कुछ इसने ले लिया, कुछ इसने ले लिया, तो क्या हो गया, इसीलिए वीड को यानी खरपतवार को हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए खेतों से। तो ये बोल रहा है कि अर्थवर्म डिस्ट्रॉय द वीड्स, अर्थवर्म वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है, ऐसा नहीं है। वो अर्थवर्म क्या करता है, ये टनल बनाता है ना, टनल बना के एयर को पास करने में हेल्प करता है ना, वो करता है। तो यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो अर्थवर्म इज रेफर टू द फार्मर, पर ये स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, यानी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आज 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, 25 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, है ना, तो आप बने रहिएगा। लगातार 4-5 वीडियो आएंगे 25, जिससे आपका ईवीएस का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। राजीव वांटेड टू मेक कंपोस्ट इन हिज होम, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेस्ट शुड बी पुट इनटू द कंपोस्ट पिट, ठीक है ना। कंपोस्ट होता क्या है, कंपोस्ट यानी खाद होता है, जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक खाद जो होता है ना, ऑर्गेनिक खाद होता है, उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। कंपोस्ट मतलब जैविक खाद होता है। तो राजीव नाम का एक बच्चा है, वो कंपोस्ट बना रहा है घर में ही, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोस्ट में किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, जैविक खाद बनाने के लिए जो भी सड़ी गली चीज़ें होती है ना, जैसे फ्रूट के, वेजिटेबल के छिलके हो गए, है ना, जिसको हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जैसे प्लास्टिक हो गया, कोई मेटल हो गया जिसको आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो गीला कचरा और सूखा कचरा का कॉन्सेप्ट आया है। ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसलिए तो कंपोस्ट बनाने के लिए आप उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कंपोस्ट कैसे बनता है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कंपोस्ट मतलब होता है जैविक खाद, ठीक है। तो जैविक खाद होता है डीके ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, हम लोग फर्टिलाइजर के लिए के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए डीके जैसे सब्जी, बची हुई सब्जियां हो गई जो कि सड़ जाती हैं, गलती हैं, है ना,
जो कि ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको स्टोर करके हम इस तरह का जैविक खाद बनाते हैं, है ना। तो ये होता है कंपोस्ट, आपको याद रखना चाहिए। तो कंपोस्ट में हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे, हम कोई मेटल नहीं यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले दिया है एल्युमिनियम फॉइल, ये क्या है, इट इज़ अ टाइप्स ऑफ मेटल, एल्युमिनियम से बना है, तो ये तो यही हो गया ख़त्म। वेजिटेबल पील, फिल्टर, टी लीव एंड पेपर, ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर को भी हम डिस्ट्रॉय करके रीयूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल पील, पॉलीथीन होगा नहीं, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल, मिल्क पैकेट एंड न्यूज़पेपर, ये भी नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल गया कौन सा, फिल्टर टी लीव्स। फिल्टर टी लीव्स जो चाय को छानने के बाद जो उसकी चाय पत्ती का बच जाता है, यूज़ किया हुआ चाय पत्ती बचता है ना, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। कंपोस्ट बनाने में इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अ सीड क्या है, लिविंग एज इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, नॉन लिविंग एज वी कैन कुक इट। देखिए सीड तो लिविंग है, नॉन लिविंग तो आप बोल नहीं सकते हो। लिविंग एज इट कैन ग्रो इनसाइड द प्लांट, बिल्कुल सही है। सीड कहाँ ग्रो करता है, प्लांट के इनसाइड में। नॉन लिविंग एट इट डज नॉट रिस्पायर, ये भी गलत है, ठीक है ना। लिविंग है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ये नहीं होगा। प्रोडक्ट नहीं है, पार्ट्स ऑफ प्लांट है। अगर आप बोला जाए तो यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ प्लांट रहता तब आप कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट नहीं। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लिविंग एज इट कैन ग्रो इनटू अ प्लांट। सीड से ही ना कोई प्लांट, एक सीड है, सीड से ही तो कोई प्लांट ग्रो करता है। प्लांट कैसे बनता है, सीड से ही बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन बाय द ईवीएस टीचर विच असेसिंग स्टूडेंट, यानी बच्चे को असेस करना है, बच्चे का आकलन करना है, तो कौन सी टेक्निक क्या यूज करना चाहिए एक ईवीएस टीचर को, ठीक है। पहला ऑप्शन बोल रहा है राइटिंग क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन बोलता है फोकस ओनली ऑन ए फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट। तीसरा होता है मेक रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ फोकस ऑन लर्निंग पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट। और अगला ऑप्शन होता है कंपेयर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको कोई 3 सही होगा और 1 सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में चारों नहीं दिए हैं। तो देखिए राइटिंग क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द स्टूडेंट बिल्कुल सही है। बच्चे की क्या कैरेक्टर है, बच्चे की क्या क्वालिटी है, उसके स्टेटमेंट को लिखना ये सही है असेसिंग करने के लिए। फोकस ओनली इन ए फ्यू एस्पेक्ट, कुछ ही एस्पेक्ट के बच्चे के कुछ ही एरिया पे आप ध्यान को आप फोकस करोगे, तो ओनली वाला ऑप्शन ऑलवेज गलत माना जाता है, तो ये तो गलत हो गया। मेक रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन विथ फोकस ऑन लर्निंग पोटेंशियल पर फोकस होकर रिकॉर्ड बनाएंगे, बिल्कुल सही कि बच्चे की क्षमता कितनी है, क्या वो कर सकता है। और कंपेयर प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चे ने पहले क्या किया है, कैसा किया है, उसको कंपेयर करते हुए बच्चे का नया रिकॉर्ड तैयार करना। पहले से अच्छा किया, पहले से बुरा किया, वो देखना। देखिए 2 बच्चों के बीच में आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे के एक सेम बच्चे के प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं। देखिए मान लीजिए कि ये ए है ना, ए बच्चा है और ये बी बच्चा है। अब इन दोनों बच्चे को आपको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन ए के आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को आप कंपेयर करके उसका नया रिकॉर्ड तैयार कर सकते हो, और उसकी आप वहाँ देख सकते हो कि बच्चे की कहाँ बच्चा गलतियां कर रहा था, कहाँ तक सुधार हुआ है, इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं होगा। ए सी एंड डी किस ऑप्शन में है, ए सी एंड डी ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an important feature in a school field trip in EVS teaching? यानी स्कूल फील्ड ट्रिप जो कराते हैं, बाहर बच्चों को ले जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हुआ, कोई इन्वायरमेंटल पार्क हो गया, है ना, वहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं, तो वो उसका मेन फीचर, मेन पर्पस क्या होता है ना। तो पहला ऑप्शन बोलता है एवोकिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट टू लर्न एंड गेट न्यू लर्निंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। बच्चों का इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और नए इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। वो टीचर ने स्टूडेंट गेट अ ब्रेक फ्रॉम ए रेगुलर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, यानी रेगुलर टीचिंग लर्निंग जो मोनोटोनस क्लास में हो चुका है, बोरियत हो चुकी है, उसमें ब्रेक लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ब्रेक लेने के लिए आप फील्ड ट्रिप पे नहीं जाओगे, है ना, ये गलत है। फंड फॉर टीचिंग लर्निंग
आर प्रॉपरली यूटिलाइज, यानी फंड को यूटिलाइज करने के लिए जो फंड आ रहा है गवर्नमेंट के साइड से या स्कूल मैनेजमेंट के साइड से, तो उसको आप यूटिलाइज करने के लिए बच्चे को घुमाने ले जाते हो? नहीं, बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए आप ले जाते हो। बच्चे नए इन्फॉर्मेशन को समझे, है ना, इनकी इंटरेस्ट डेवलप हो, इनकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो, उसके लिए आप ले जाते हो। पेरेंट फील हैप्पी टू सी देयर चिल्ड्रन गोइंग ऑन पिकनिक, पेरेंट खुश हो जाते हैं पिकनिक में ले जाने के लिए, इसलिए ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही होगा कि बच्चे की क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, नए इंफॉर्मेशन को गेन एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। चलिए, ईवीएस कैरिकुलम हैज फॉलोड अ थीम, यानी ईवीएस कैरिकुलम में 6 थीम दिया गया है ना, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड में 4 सब थीम हो गए, है ना, वाटर हो गया, ट्रेवल हो गया, फूड हो गया, है ना, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू हो गया, ये सब थीम्स दिए हुए हैं। तो थीम्स देने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड थीम? कवर वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट इन वन गो, वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट देने के लिए तो है, ये भी सही है, ठीक है। सेव रिसोर्सेस, ये तो इसलिए नहीं है। हेल्पिंग असेसिंग, देखिए कोई एक सही होगा, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हेल्पिंग असेसिंग नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन होलिस्टिकली, देखिए ऑप्शन ये भी सही है, आपको बेस्ट ऑप्शन देखना होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इनेबल स्टूडेंट टू बिकम कंसर्न अबाउट सोसाइटी एंड नेचर बोथ, देखिए बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, जो जिस ऑप्शन में ये तीनों इंक्लूडेड है, यानी ये जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन को अपने अंदर समाहित करता है। यानी इसलिए करते हैं हम, थीम बेस्ड लर्निंग क्यों करा रहे हैं ईवीएस में, ताकि बच्चे का कंसर्न, बच्चे को जुड़ाव हो अपनी सोसाइटी से, अपने नेचर से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर का, इन्वायरमेंट का के बारे में सोचेगा, है ना, उसको प्रिवेंट करने के बारे में सोचेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है वो हम देखेंगे। Which of the following is not include under the formative assessment in EVS at primary level? Formative assessment कब होता है? ड्यूरिंग होल ईयर, मतलब होल ईयर चलता रहता है ना। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है तब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता रहता है। तो क्या नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में? आइडेंटिफाई लर्निंग गैप, बिल्कुल सही है। बच्चे के लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। आपको नॉट पे ध्यान देना होगा, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आएगा। ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये हम सबमिटिव असेसमेंट में करते हैं और यही नहीं होगा। आइडेंटिफाई डिफिशिएंसी इन टीचिंग, बिल्कुल सही। टीचिंग में कहाँ कमी रह गई उसको भी तो हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जब बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं। इनहेंसिंग लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की लर्निंग को इनहेंस करने के लिए ये भी होगा, ये भी होगा। कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 2, बच्चे को ग्रेडिंग, बच्चे को रैंकिंग हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं देते, और यही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस पोएम एंड स्टोरी आर इफेक्टिव बिकॉज दे कैन, पोएम एंड स्टोरी को डाला जाता है बीच बीच में ईवीएस टीचिंग में। क्यों डाला जाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीमेंस का, जैसे कर्नम मलेश्वरी हो गई या सुनीता विलियम्स हो गई, वहीदा प्रिज्म हो गई, इन सब की स्टोरियों को डाला गया। क्यों डाला जाता है? क्यों डाला जाता है? क्यों कनेक्ट किया जाता है? तो उसके पीछे क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो नेचर क्यूरोसिटी इन चिल्ड्रन, बच्चे की क्यूरोसिटी को डेवलप करने के लिए। नर्चर एस्थेटिक सेंस इन अ चिल्ड्रन, प्रोवाइड एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन वेरियस एब्स्ट्रैक्ट इन्वायरमेंट। देखिए पोयम और स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट इन्वायरमेंट मतलब क्या है? बच्चे का इमेजिनेशन पावर डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है। ये होगा ऑप्शन, ये होगा, ये तो करेक्ट है। प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी होगा, ठीक है, ये भी सही है। नर्चर एस्थेटिक सेंस, बच्चे का एस्थेटिक सेंस के लिए भी हम पोएम और स्टोरी को डालते हैं, लेकिन नर्चर क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन, कोई एक ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पे चारों यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जिसमें बी, यहाँ पे बी होगा, एक मिनट, यहाँ होगा बी ए, एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ए होगा, ये बी, ये सी और ये
डी, ठीक है। तो ए नहीं होगा क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ज़्यादा है, यानी बी, सी एंड डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन्वायरमेंटल स्टडी एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्टूडेंट इंटेंडेड टू। इन्वायरमेंटल स्टडी एजुकेशन प्राइमरी लेवल वाले स्टूडेंट को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्या कनेक्शन है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है स्टूडेंट बिकम लेस इंक्विजिटिव मतलब क्यूरियोसिटी, बच्चे की क्यूरियोसिटी कम डेवलप हो, बच्चे कम इंटरेस्ट ले, बच्चे कम क्यूरियस बने, इसके लिए होता है, यानी जागरूक बने, इसके लिए होता है। स्टूडेंट बिकम मोर इंक्विजिटिव, ये तो सही होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, क्यूरियस बने, जिज्ञासा बढ़े उनकी, तो ये तो ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट मेक फ्यूअर मिस्टेक, इसलिए नहीं होता। स्टूडेंट डेवलप गुड ड्राइंग एंड राइटिंग स्किल, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। EVS pedagogy advocate the following practice except, यानी EVS pedagogy में क्या क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है, क्या नहीं हम यूज करते हैं, उसको हमें देखना है। कैपेसिटेटिंग स्टूडेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो हम करते हैं, और जो नहीं करते हैं वही आपका आंसर होगा। एक्नॉलॉजिंग टेक्स्ट बुक आर द सुपीरियर ओवर एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस, ये यही तो नहीं करना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टेक्स्ट बुक इज ओनली रिसोर्स की बात यहाँ पे कर रही है, और रियल लाइफ से भी अच्छा एक्सपीरियंस आपको टेक्स्ट बुक देता है, और यही गलत है, और यही आपका आंसर सही होना चाहिए। प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन अमॉन्ग्स स्टूडेंट, ये तो बताता है, सही है। नर्चरिंग द क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये भी सही है, यानी हमें क्या बोलना था, जो नहीं होगा एक्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2 की एक्नॉलेजिंग टेक्स्ट बुक आर द सुपीरियर, टेक्स्ट बुक सुपीरियर नहीं हो सकता है, वन ऑफ द रिसोर्सेस है, ओनली रिसोर्स नहीं है। और ओवर बोल रहा है, ओवर किसके, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऊपर है टेक्स्ट बुक, ये गलत है, ठीक है, और यही आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुल 25 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।